और स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि आरपीएससी से होने वाली फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या मध्य प्रदेश में होने वाले एमपी वर्ग 1, एमपी सेट, राजस्थान सेट, इस तरीके की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए ये प्रश्नों की एक श्रृंखला है। सफलता सीरीज के अंतर्गत हमारा ये अगला वीडियो है जो आपके लिए मुख्य रूप से बनाया गया है। तो आप संदीपनी क्लासेस के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। तो पहले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सरसों है। सरसों की वैरायटी की बात की जा रही है जो कि अपने देश की हो, भारतीय इंडियन मस्टर्ड का नाम, जैसे ब्रेसिका जुन्सिया, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका नाइजर और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रेसिका जुन्सिया है ना, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका नाइजर, नन ऑफ दीज, ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेसिका जुन्सिया, है ना। यहाँ पर जो ब्रेसिका है वो वंश का नाम दर्शाती है, जीनस का नाम है, और जुन्सिया इसकी क्या है, ये स्पीसीज का नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और स्किप नहीं करें, ठीक है। यहां देखिए, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां होता है, तो आपको पता है प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां होता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री हम किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, ये क्या होती है, ये सुसाइडल बैग हैं, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली होती है ये, ठीक है। केंद्रक द्रव्य, ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम किसने दिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम किसने दिया है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर दिया था के.आर. पोर्टर के द्वारा, के.आर. पोर्टर, रॉबिन्सन, ब्राउन, मूरे, है ना, फार्मर और मूरे, जो सेल डिवीजन में जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यहां पर पोर्टर। क्वेश्चन नंबर 4, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसकी वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि का परिणाम है। एसिड रेन इज द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, ओजोन तथा धूल, ओजोन और डस्ट की वजह से ऐसा होता है क्या। अगला ऑप्शन है CO2, ये CO2 तथा CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO2 और CO की वजह से ऐसा होता है क्या, या फिर SO2 या CO की वजह से होता है, या फिर SO2 और NO2 इनकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन का कारण क्या है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो आप कहोगे सर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये अम्लीय वर्षा का कारण होती है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा शब्द किसने दिया था। प्लाज्मा लेमा शब्द किसने दिया था। ये प्लाज्मा लेमा जो टर्म है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के लिए ही है, सेल मेम्ब्रेन के लिए है ये टर्म, सेल मेम्ब्रेन को ही अपन प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है प्लाज्मा लेमा शब्द किसने दिया था। यहां पर ऑप्शन है, क्या ये नगेली ने दिया था, है ना, J.Q. प्लोव ने दिया था, क्रेमर ने दिया था, या फिर निकोलसन ने दिया था। सिंगर और निकोलसन ने तो फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था, क्या दिया था, फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था नाम, ठीक है। यहां पर इसका राइट आंसर होगा प्लोव के द्वारा, प्लाज्मा लेमा शब्द प्लोव के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था,
लोब के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने सिद्ध किया कि डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी होता है? विच प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड, है ना। सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा या डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रतिकृति के बारे में किसके द्वारा बताया गया था? अर्ध संरक्षी प्रतिकृति के बारे में किसके द्वारा बताया गया था? अर्ध संरक्षी प्रतिकृति क्या होती है? देखिए, जैसे ये डीएनए है, तो इस डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड पहले एक दूसरे से अलग होते हैं, तो मैंने इनको ऐसे अलग कर दिया है, और फिर इन स्ट्रैंड पर नया डीएनए का फॉर्मेशन होता है। एक स्ट्रैंड पर डीएनए का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस या सतत होता है, दूसरे पर ये टुकड़ों में होता है। ठीक है, एक पर सतत होता है, ये जो अलग हुए भाग हैं इनको रिप्लिकेशन फोर्क कहते हैं, इनको रिप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। ठीक है, रिप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। तो ये दोनों रिप्लिकेशन फोर्क हैं, ये दोनों डीएनए का एक स्ट्रैंड जिस पर डीएनए का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता है, उसे हम कहते हैं लीडिंग, और एक जिस पर डीएनए का फॉर्मेशन टुकड़ों में होता है उसे कहते हैं लेजिंग स्ट्रैंड, है ना। तो दो तरीके के होते हैं, हिंदी में इन्हें कहते हैं, एक को कहते हैं सतत और एक को कहते हैं असतत। ये जो डीएनए के खंड जो टुकड़ों में बनते हैं, इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से इनको जानते हैं। जो डीएनए का संश्लेषण जो होता है वो लेजिंग स्ट्रैंड पर पाए जाते हैं, ओकाजाकी के खंड, है ना। इन खंडों को बाद में एक एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया जाता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम जो इनको यहाँ पर ज्वाइंट करता है, उस एंजाइम को अपन लाइगेज के नाम से जानते हैं। उस एंजाइम को अपन किसके नाम से जानते हैं? लाइगेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वो इधर से ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये ऐसे आ रहा है ना। तो ये होगा 5' से 3' की ओर, ये होगा 5' से 3' की ओर। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड होगा 3' और इसका ये अपोजिट डायरेक्शन होगा 5', तो ये 3' होगा और ये 5' होगा। ठीक है, इस तरीके से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। और डीएनए के रिप्लिकेशन में होगा क्या? ये जो नया डीएनए इससे बनेगा, इसमें आप देखें मैंने अलग अलग कलर से बताए हैं। एक स्ट्रैंड तो ये पुराना वाला है, एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है। इसीलिए बनने वाले नए डीएनए में चूंकि एक स्ट्रैंड पुराना वाला आता है, अर्थात आधा भाग उसका संरक्षित रहता है, इसीलिए हमने इसे अर्ध संरक्षी प्रतिकृति कहा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहा है। और इस बात की का प्रूफ या फिर इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो मैथ्यू मेसेल्सन और स्टॉल के द्वारा किया गया था। मेसेल्सन और स्टॉल के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था, तो यहां पर चर्चा कर लेते हैं। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए डिफरेंशन, है ना, सॉरी, वॉटसन तथा क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के आधार पर डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल को दिया था, है ना। हर्शे और चेस ने क्या काम किया था? हर्शे और चेस ने यह प्रूफ कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या कौन सा है? जेनेटिक मटेरियल होता है। यह बात किसने सिद्ध की है? यह प्रूव किया था हर्शे और चेस ने। तो जैकब और मोनार्ड के द्वारा ओपेरॉन मॉडल दिया गया था। ओपेरॉन मॉडल दिया गया था। तो देखिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहोगे कि मेसेल्सन और स्टॉल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन क्रिक के द्वारा दिया गया था। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका प्रूफ हर्शे और चेस ने किया था। हर्शे और चेस ने अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज पर किया था। किस पर किया था? बैक्टीरियोफेज पर किया था। जैकब और मोनार्ड ने किसको कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा है? इनका कंट्रीब्यूशन रहा है ओपेरॉन मॉडल के लिए। ओपेरॉन मॉडल इन्होंने दिया था। जैकब और मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल दिया था। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सभी साइंटिस्ट के बारे में आपको याद रखना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
मैथ्यू मेसेल्सन और स्टाल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। डीएनए द्विगुणन होता है, डीएनए रिप्लीकेशन टेक प्लेस इन। डीएनए का रिप्लीकेशन कौन सी प्रावस्था में होता है? ये जो प्रावस्थाएं लिखी गई हैं ये सेल डिवीजन की प्रावस्थाएं हैं। ये जो प्रावस्था लिखी गई हैं ये किसकी हैं? तो आप कहोगे कि सर ये सेल डिवीजन के बारे में बात हो रही है। और सेल डिवीजन की वो कौन सी स्टेज है, सेल डिवीजन की वो कौन सी स्टेज है जिसमें डीएनए का रिप्लीकेशन होता है, अर्थात डीएनए से नया डीएनए बनता है? तो यहां पर ऑप्शन दिए हैं G1 फेज, G2 फेज, S फेज, G0 फेज, है ना। तो देखिए G0 या G0 फेज में सेल डिवीजन नहीं होता है। G1 फेज में इसे ग्रोथ फेज या गैप फेज भी कहते हैं, इसमें तो केवल इनकी तैयारियां होती हैं। तो और ये दोनों इसकी तैयारी की फेज हैं, इसमें आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। एस फेज जिसे कि हम सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं, इसे हम सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं, सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। इसी में डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस एस फेज में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। वृक्ष की मोटाई में वृद्धि होती है। सपोज करते हैं कोई प्लांट है और इस प्लांट की इस तरीके से कोई प्लांट है, तो इस प्लांट का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, ऐसे डायमीटर इंक्रीज होता है। इसका मतलब इस प्लांट की मोटाई बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? मोटाई बढ़ रही है। तो मोटाई बढ़ने के लिए कौन सा मेरिस्टेम जिम्मेदार होगा? यहां पर ऑप्शन दिए हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम और प्लेट मेरिस्टेम। ये चारों मेरिस्टेम के ही नाम हैं। इनमें से देखिए, अगर प्लांट की लेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, तो जिम्मेदार होता है एपिकल मेरिस्टेम, लंबाई के लिए। एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए जिम्मेदार है? लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है, मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम से पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि होती है, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि होती है। ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये कोई प्लांट का टिप वाला भाग है, ये इससे शाखाएं साइड वाली निकलती हैं, है ना। अब आप देखिए ये नीचे की तरफ मोटा होता जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो टिश्यू पाया जाता है जो प्लांट की लंबाई को इंक्रीज करता है इस तरीके से, वो होता है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम होता है वो। ठीक है। कुछ इस टिश्यू की जो सेल हैं वो पीछे छूट जाती हैं और वो प्लांट में, जैसे कि दूब घास में, पुदीने में, मिंट में, घास में, ग्रासेस में ये ग्रोथ करवाता है। इसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। तो इससे साइड की ब्रांचें बनती हैं। जैसे जानवर चरने वाले, ग्रेजिंग वाले जो जानवर हैं वो घास को खाते हैं, लेकिन वो घास फिर से ग्रो कर रही है, इसका मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा प्लांट में इस तरीके से जो मेरिस्टेम यहां मिलता है जो कि इसका डायमीटर इंक्रीज करता है, उसे लेटरल मेरिस्टेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो देखिए यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये तो साइड की ग्रोथ करवाएगा, लेटरल मेरिस्टेम ये मोटाई बढ़ाएगा, एपिकल मेरिस्टेम ये वाला ये लंबाई को बढ़ाता है ना। प्लेट मेरिस्टेम अलग बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, देखिए कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं होता है। देखिए जो पिरामिड है वो एल्टन ने बताए थे, एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं इकोलॉजी के अंदर। एक्चुअल में होता क्या है,
पिरामिड में दो चीजें होती हैं, एक तो उसका बेस होता है, आधार होता है, और एक उसका शीर्ष वाला भाग होता है। ठीक है, तो किसी भी पिरामिड की अपन बात करें, चाहे वो पिरामिड ग्रास का हो, है ना, घास स्थल का हो, है ना, या फिर वो पिरामिड किसी समुद्र के अंदर हो, मतलब जलीय पारितंत्र का हो या स्थलीय पारितंत्र का हो, पिरामिड अगर एनर्जी का बनेगा तो एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होता है, या वो हमेशा सीधा होता है, उल्टा कभी नहीं बनता है। क्योंकि प्रोड्यूसर से लेकर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर तक एनर्जी जो जाती है वो एनर्जी केवल 10% पहुंचती है, 10% एनर्जी का फ्लो होता है। तो 90% जो एनर्जी है वो हीट के रूप में लॉस हो जाती है, 90% एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाती है। इसका मतलब टॉप कंज्यूमर तक एनर्जी बहुत कम जाती है, इसीलिए ये जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होगा, और ये एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ऐसा पिरामिड जो हमेशा सीधा बनता है तो वो कौन सा पिरामिड होगा, तो ये इसका आंसर होगा ऊर्जा का पिरामिड। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी ये हमेशा सीधा होता है, क्योंकि पिरामिड्स नंबर के पिरामिड और बायोमास के पिरामिड तो अपराइट भी बनते हैं, इन्वर्टेड भी बनते हैं, उल्टे भी बनते हैं, सीधे भी बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एनर्जी का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 10, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के जो फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप हैं, इसमें एक जो लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा फॉर्मेशन होता है एनर्जी का, एटीपी का और NADPH का। ठीक है, ये जो एनर्जी करेंसी बनी, ये एनर्जी काम में आती है डार्क रिएक्शन के। ये कहां काम आती है? डार्क रिएक्शन के। ठीक है, यहां पूछा जा रहा है चक्रीय मतलब फोटोफॉस्फोराइलेशन में कहां होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? फोटोसिस्टम फर्स्ट में, फोटोसिस्टम सेकंड में, या फिर दोनों में, केल्विन चक्र में। केल्विन चक्र तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन के अंदर हम इसे पढ़ते हैं C3 चक्र के रूप में। ठीक है, अब ऑप्शन बचे अपने पास 3, तो इसका राइट आंसर होगा फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट, क्योंकि चक्रीय साइक्लिक की बात हो रही है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, इसका PS फर्स्ट, जिसका रिएक्शन सेंटर P 700 है, ये सनलाइट से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही इसको ग्रहण करता है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ वापस लौट के आ जाता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं साइक्लिक या चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टर हैं, साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता हुआ जहां से निकला था वहां वापस आ रहा है, इसलिए ये एक चक्र के रूप में चलता है। इसे कहते हैं हम चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और इसके दौरान क्या बनती है, तो आप कहोगे कि इसके दौरान एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का। फिर ये एटीपी कहां यूज में आती है, तो आप कहोगे कि ये डार्क रिएक्शन में काम आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, मिलर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एब्सेंट इन मिलर एक्सपेरिमेंट? CH4, H2, NH3 और ऑक्सीजन O2।
यहां पूछा जा रहा है कौन नहीं था, ठीक है, कौन नहीं था ये पूछा जा रहा है। आप इसे ऐसे याद रख लें, MAH, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, MAH, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख लें, MAH, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। तो आप यहां देख लो, ये तीन तो ऑप्शन है ही। ऑक्सीजन नहीं थी उस समय, मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन को इंक्लूड नहीं किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, ठीक है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ट्रिप्सिनोजन सक्रिय होता है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाई ट्रांसफरेज द्वारा, हाइड्रोलेजेज द्वारा, एंट्रोपेप्टाइडेज द्वारा और लाइगेज तो इसमें नहीं आएगा, इसको तो हटाइए क्योंकि ये तो डीएनए को जोड़ने वाला होता है, ठीक है। तो ट्रांसफरेज के द्वारा, ट्रांसफरेज इसका ऑप्शन नहीं होगा। हाइड्रोलेजेज ये नहीं होंगे एंजाइम, ये बेसिकली ज्यादातर लाइसोसोम में मिलते हैं। एक ही ऑप्शन बचता है, एंटेरोपेप्टाइडेज द्वारा, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजन सक्रिय होता है और एंटेरोपेप्टाइडेज के द्वारा ये सक्रिय होता है, ठीक है। इस एंटेरोपेप्टिडेज को अपन एंटेरोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं, एंटेरोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं, जो क्या करता है, निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय कर देता है। इसको क्या करेगा, ये एक्टिव कर देता है, एक्टिव करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, एंटेरोपेप्टाइडेज, और इसी का नाम है एंटेरोकाइनेज, ठीक है। एंटेरोपेप्टाइडेज, एंटेरोकाइनेज एक ही नाम है, ट्रिप्सिनोजन को ये सक्रिय करता है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्णाव व्रंत फिल्लोइड क्या होता है, ये फिल्लोइड इज मॉडिफाइड, किससे बनता है, ये लीफ से बनता है, रूट से बनता है, स्टेम से बनता है, पेटियोल से बनता है, ठीक है। फिल्लोइड किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का है, रूट का है, तने का है, या फिर पेटियोल का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पेटियोल, पर्णाव व्रंत, ठीक है। देखिए इस तरीके से, जैसे ये लीफ है तो ये इसका पर्ण व्रंत है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो पर्ण व्रंत है ना, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए ऐसे, और इसकी लीफ ये रिड्यूस हो जाए, लीफ वाला पोर्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए, तो ये तो रिड्यूस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और ये जो पेटियोल था इसका, पेटियोल ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मॉडिफाइड हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं फिल्लोइड, है ना, पर्णव्रंत कहते हैं। तो पर्णव्रंत किस में मॉडिफाइड हो गया है, फिल्लोइड में या पर्णाभ व्रंत में मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनोक्सीजनित रुधिर का परिवहन करने वाली धमनियां हैं, आर्टरीज, ऐसी आर्टरी जो कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ब्लड में के साथ कौन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इम्प्योर ब्लड हो गया, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 मौजूद है। ऑप्शन दिए हैं, पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी और फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ह्यूमन का ये हार्ट ऐसे 4 चैम्बर इस तरीके से, ठीक है। इधर जो ब्लड रहता है, इधर जो ब्लड है, ये वाला ब्लड इसमें आएगा, यहां से ये
वाल्व इसका खुलेगा, है ना, बाइकस्पिड वाल्व, और फिर यहां से ये ब्लड गया ऑर्गन्स के पास, ऑर्गन्स के पास गया, यहां से ये ब्लड फिर आएगा और ये इसमें आएगा, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से ये इधर आ गया, यहां से निकलकर ये फिर जाएगा और ये पहुंच गया लंग्स के अंदर। ये कहां पहुंच गया? लंग्स के अंदर पहुंच गया। मैंने इधर लिखा लंग्स, ठीक है। अब इन ट्यूब को देखिए, मैंने अलग अलग कलर इसलिए करे हैं, इधर वाली साइड में, इस वाली साइड में, राइट वाली साइड में जो ब्लड होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और लेफ्ट वाली साइड में जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन होगी। तो ये ब्लड ऐसे जाता है, ये ब्लड ऐसे जाता है ना, और ये ब्लड ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इधर वाली साइड लेफ्ट साइड होती है और इधर वाली साइड राइट साइड होती है, ठीक है। तो अब आप देखिए इनके नाम क्या है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं साहब, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसे कहते हैं वेना केवा, जो कि वेन्स होती है, इसे आर्टरी कहते हैं, और इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी, पल्मोनरी ये वेन्स है और ये आर्टरी है, ठीक है। एओर्टा जो मेन आर्टरी है वो फिर आगे फर्दर डिवाइड होती है। तो अब आप यहां से ऑप्शन देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तो वेन्स में होगा या फिर पल्मोनरी आर्टरी में होगा। अब आप अपना ऑप्शन देख लीजिए। तो पल्मोनरी आर्टरी ऑप्शन ये है, इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विटामिन सी सहायक होता है। विटामिन सी किस में हेल्प करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दीर्घ पोषकों के उपापचय में, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में, कोलेजन के निर्माण में, या फिर अमीनो अम्लों के उपापचय में। मेटाबॉलिज्म ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, और मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए आप, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होता है कोलेजन के निर्माण में। कोलेजन के निर्माण में विटामिन सहायक होती है, विटामिन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जूफिली। जूफिली से क्या तात्पर्य है? जूफिली रेफर्स टू, है ना, ऑप्शन देखिए, पोलिनेशन बाई इनवर्टिब्रेट, पोलिनेशन बाई वर्टिब्रेट, पोलिनेशन बाई बिंड। देखिए ये एबायोटिक फैक्टर है, ये भी एबायोटिक फैक्टर है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, ठीक है। मतलब परागण की क्रिया में ये सहायक होगी। परागण, परागण की क्रिया जो होनी है उसके लिए टर्म आया है जूफिली, ठीक है। तो जूफिली, अब देखिए ये इंसेक्ट के द्वारा तो हो नहीं रहा, वो तो इंसेक्ट पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इनवर्टिब्रेट इसका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा? पोलिनेशन बाई वर्टिब्रेट, कशेरुकियों के द्वारा, ऐसे जीव जिनमें नोटोकॉड प्रेजेंट है उनके द्वारा अगर पोलिनेशन हो रहा है तो हम उसे जूफिली कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 17। फाइकोकोलाइट्स, फाइकोकोलाइट्स प्राप्त होते हैं। फाइकोकोलाइट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, भूरे शैवालों से, मतलब ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और डाइटम्स। तो फाइकोकोलाइट प्राप्त होंगे हमें ब्राउन एल्गी से। किससे प्राप्त होंगे? ब्राउन एल्गी से प्राप्त होंगे। फाइकोकोलाइट्स ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 17। अब इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। कॉलर कोशिकाएं या कीप कोशिकाएं, जिन्हें कोएनोसाइट्स कहते हैं या कॉलर कोशिका कहते हैं, हिंदी में इन्हें कीप कोशिका कहते हैं, ये किस फाइलम में पाई जाती हैं? यहां पर फाइलम के नाम दिए हैं, जैसे सीलेंट्रेटा में, पोरीफेरा में, इकाइनोडर्मेटा में और मोलस्का में। 4 फाइलम दिए हुए हैं। सीलेंट्रेटा में, जिसमें कि हाइड्रा आता है,
पोरीफेरा में जिसमें साइकन आता है, इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश आती है, मोलस्का जिसमें बेताल मछली, ऑक्टोपस जिसे कहते हैं, पाइला, ये सब आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो कॉलर कोशिकाएं हैं या कोएनोसाइट सेल्स हैं वो पोरीफेरा का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होती है? तो यहां देखिए ऑप्शन है बाहरी झिल्ली मतलब आउटर मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर, F1 पार्टिकल्स जिन्हें कि ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं, F1 पार्टिकल जिन्हें ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं उन पर होती है, या फिर क्रिस्टी पर होती है। फॉर्मेशन किसका कराना है हमें? आपको होगा कि एटीपी का फॉर्मेशन कराना है। तो एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, ठीक है, अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाती है तो ये क्रिस्टी बनाती है। मैंने यहाँ पर केवल एक क्रिस्टी ड्रॉ की है, मैंने सभी नहीं करी है ना। सेल ऑर्गन्स है डबल मेम्ब्रेनस, मैंने एक क्रिस्टी बनाई है। इस क्रिस्टी पर एक संरचना पाई जाती है जो टेनिस के रैकेट के समान होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम F1 पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने एक क्रिस्टी ऐसे यहाँ बना दी, ऐसे क्रिस्टी तो इसमें बहुत सारी होंगी, सभी क्रिस्टियों पर ये F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो F1 पार्टिकल्स की अगर हम चर्चा करें तो इसके हेड में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे एटीपी सिंथेज एंजाइम कहते हैं। और ये एटीपी सिंथेज एंजाइम क्या करता है? ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर इसका फॉर्मेशन करता है। तो आप कहोगे कि ये एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? तो आपका आंसर आएगा कि सर F1 कण पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है? F1 कण पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32। आवृत बीजियों में युग्मनज समसूत्री विभाजित होकर बनता है। इन एंजियोस्पर्म द जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म। मतलब जाइगोट में देखिए जाइगोट बन गया है, अब इस जाइगोट से जाइगोट 2n होता है, तो इस जाइगोट से माइटोसिस अगर होते हैं तो कौन सी स्ट्रक्चर डेवलप होगी, कौन सी संरचना डेवलप होगी? यहां ऑप्शन है जैसे कि भ्रूण, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, फ्रूट और ओव्यूल, ठीक है। तो अब आप इसमें से ऑप्शन देखिए, जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में माइटोसिस के डिवीजन होते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? तो आप कहेंगे कि ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। इसमें कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। सेंट्रल सेल के साथ अगर मेल गैमीट जुड़ता है तो एंडोस्पर्म बनता है, जो कि कैसा होता है? 3n होता है। आप कमेंट करके बताएंगे एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म 3n क्यों होता है और जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड क्यों होता है ना। ये ट्रिप्लॉइड है और वो हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है, जल द्वारा परागण किसमें होता है? पॉलिनेशन बाय वाटर। पानी के द्वारा परागण की क्रिया होती है टिट्रिकम हॉर्डियम में, पाइसम, हेलियंथेमम, हेलियंथस, वेलिस्नेरिया और हाइड्रला में। देखिए वेलिस्नेरिया और हाइड्रला इसका आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधे हैं और पानी के अंदर ये डूबे रहते हैं। इनके फ्लावर भी पानी के अंदर ही हैं, इनके पोलन भी पानी के अंदर ही रहते हैं, है ना। तो इनका पोलिनेशन जो होता है वो पानी के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आवृत बीजियों में एक प्रारूपिक भ्रूण कोश परिपक्वन अवस्था में कैसा होगा? तो जो एंजियोस्पर्म के प्लांट हैं, इन एंजियोस्पर्म प्लांट में जो एक एम्ब्रियो सैक बनता है, अब वो जब मैच्योरिटी के समय उसमें कितनी सेल पाई जाती हैं और उसमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो आप कहोगे कि सर इसके चलेजा एंड पर
चलेजा एंड पर 3 कोशिकाएं होती हैं और इसके माइक्रोपाइल एंड पर 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक जो कोशिका है वो एग सेल होती है और इसमें जो 2 कोशिकाएं हैं उन्हें सिनर्जिड सेल कहते हैं। और आप कहोगे कि इसके बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और इसके बीच में एक बड़ी सेल होती है जिसे हम सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं। तो ये 3 कोशिकाएं हैं। ये कितनी कोशिकाएं हैं? 3 कोशिकाएं हैं। इन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं, इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। बीच में एक सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। इसमें एक एग सेल होती है और इसमें 2 सिनर्जिड सेल होती हैं। तो ये सिनर्जिड सेल हैं इसमें 2। अब आप गिन लीजिए टोटल कोशिका कितनी हुई। तो 3 तो इस एंड पर है, चलेजा एंड पर, 3 है इसमें माइक्रोपाइल एंड पर और 1 है बिल्कुल सेंटर में। तो इन कोशिकाओं की संख्या होती है 3 और 3 6 और 1 7। तो 7 तो इसमें कोशिकाएं हैं। न्यूक्लियस गिनिए आप, 1 न्यूक्लियस, 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लियस होते हैं इसमें 8। अब आप ऑप्शन देखिए, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट 8 सेल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 7 केंद्रक और 8 कोशिकाएं, ये भी नहीं होगा। 7 केंद्रक 7 कोशिका, ये भी नहीं होगा। ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक है, जो पॉलीगोनम टाइप का होता है, उसमें कोशिकाएं 7 होती हैं और केंद्रक की संख्या 8 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मटर के किस लक्षण का मेंडल ने अध्ययन किया था? विच कैरेक्टर्स ऑफ पी वाज नॉट स्टडीड बाई मेंडल, है ना, नहीं किया, अध्ययन नहीं किया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, बीज पत्र का रंग, फली की आकृति, ये तो है, बीज का रंग और बीज की आकृति, ठीक है। तो बीज पत्र, कोटिलीडंस का कलर और सीड कलर, ठीक है। देखिए बी और डी ऑप्शन तो इसके बिल्कुल राइट है, कंफ्यूजन यहां है। ये 2 ऑप्शन ये कंफ्यूजन वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से जो बेस्ट आंसर आएगा वो होगा, एनसीईआरटी के हिसाब से बीज का रंग ये माना गया है एनसीईआरटी के हिसाब से, जबकि बाकी की जो कुछ बुक्स हैं उसमें इसको भी राइट आंसर माना गया है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, मैंने इसे जानबूझ के यहां डाला है क्योंकि इसमें डाउट है थोड़ा सा कि इसमें बीज पत्र का कलर या फिर सीड का कलर। अब एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये सीड का कलर मान्य है ना, बीज का कलर। देखो मेंडल ने टोटल जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो 7 कैरेक्टर लिए थे, 7 जोड़ी, है ना, 7 कैरेक्टर लिए थे जिसके ट्रेट अलग अलग होते हैं, ट्रेट अलग अलग होंगे। लक्षण 7 लिए हैं, तो उसमें से ही एक लक्षण है, जैसे ऊंचाई का लक्षण लिया था, हाइट ली थी, ऊंचाई। देखिए कैरेक्टर और ट्रेट में अंतर है, कैरेक्टर तो ऊंचाई है, जैसे ऊंचाई का जो कैरेक्टर लिया था मेंडल ने, तो ये तो है कैरेक्टर, ऊंचाई, हाइट इसकी। लेकिन ट्रेट क्या होगा? तो ट्रेट इसमें 2 तरीके से हैं, ऊंचाई में पौधे लंबे भी हो सकते हैं और पौधे बौने भी हो सकते हैं, तो ये ट्रेट है। ये क्या है? ट्रेट है। ऐसा ट्रेट जो F1 में अपीयर हुआ वो तो होता है प्रभावी, और जो F1 में अपीयर नहीं हुआ, F2 में हुआ, वो होता है अप्रभावी। तो यहां पर जो बौनापन है वो अप्रभावी है और लंबापन है वो प्रभावी है। इस तरीके से मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों पर अपना प्रयोग किया था, जिसमें से ऊंचाई से संबंधित था 1, है ना। अब फूल से संबंधित थे इसमें 2, जैसे फूल का रंग कैसा है और फूल की स्थिति क्या है ना। इसी तरीके से फली से संबंधित लिए थे 2, जैसे फली का आकार कैसा है और फली का आकार कैसा है और फली का रंग कैसा है। ऐसे ही
बीज से भी 2 लिए थे, बीज का रंग कैसा है और बीज की आकृति कैसी होती है, तो इससे भी 2 कैरेक्टर लिए थे, तो 2 4 6 और ऊंचाई का 1 लिया था, तो 7 कैरेक्टरों पर अपन ने चर्चा करी है ना। देखिए मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किया, 7 साल तक भी किया था, ये भी आप याद रखना, 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया गया था। अगला है मटर में पौधे का बोनापन है, ड्वार्फिज्म इन पी प्लांट इज, तो जो बोनेपन का जो कैरेक्टर है वो प्रभावी होता है, अप्रभावी होता है, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, इनमें से किसको दर्शाएगा। देखिए मेंडल ने जब मटर के लंबे पौधे में और बोने पौधे में क्रॉस कराया था, तो लंबे पौधे को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया गया और स्मॉल टी से बोने पौधे को। यहां पर देखिए आप कैपिटल टी दोनों ही अलील सेम है, तो ये होमोजाइगस होगा, ये भी होमोजाइगस होगा। मेंडल ने कहा कि वो कैरेक्टर जिसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा रहे हैं वो डोमिनेंट होता है, और स्मॉल लेटर से जिसे रिप्रेजेंट कराते हैं वो कैसा होगा, रेसेसिव होगा, मतलब ये कैपिटल टी वाला प्रभावी है और ये अप्रभावी है, तो मैंने इधर प्रभावी लिखा और ये अप्रभावी लिखा। ये टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की, है ना। अगली बात, यहां पर दोनों अलील सेम है, इसका मतलब ये कैसा होगा, समयुग्मजी होगा, होमोजाइगस, ये भी समयुग्मजी होगा। लेकिन जब इनके बीच में क्रॉस किया गया, तो जो F1 जनरेशन आई थी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन आई थी, उसमें ये वाला कॉम्बिनेशन आया, और जब देखा गया तो ये पौधा कैसा था, तो ये पौधा लंबा था। कैसा था, ये लंबा था। अब दिमाग खराब हुआ मेंडल का कि भाई ये बोनापन कहां गया, तो उन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर F1 पीढ़ी में अपीयर हुआ था वो डोमिनेंट होगा, और दूसरा कैरेक्टर जो अपीयर नहीं हुआ है वो रेसेसिव होगा। अब यहां पर देखिए बोनापन अपीयर नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा कैरेक्टर होगा, आप कहोगे कि ये रेसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी लक्षण होगा, ठीक है। ये अब ये बोनापन कहां गया, तो ये बोनापन F2 पीढ़ी में आएगा। कहां आएगा, F2 पीढ़ी में। जब ऐसे ही सेम पौधे के बीच में अगर हम क्रॉस करा दें, तो इनके द्वारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसे जब अपन F2 जनरेशन कहते हैं, 1:2:1 के रेशियो में जीनोटाइप जो आया था, तो एक पौधा तो इसमें कैसा था, लंबा, जो कैसा था, समयुग्मजी, दो पौधे थे विषम युग्मजी, लंबे, एक था समयुग्मजी बोना, ठीक है। इसका मतलब टोटल 3 पौधे लंबे आ रहे हैं, एक पौधा बोना आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अप्रभावी लक्षण। इसके बारे में ये जो चार्ट बनाया हुआ है, जेनेटिक्स का जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब अपन इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आपके ये जीनोटाइप फिनोटाइप से संबंधित जो भी समस्या है वो आपकी समस्या रहेगी नहीं, एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा मैटर। कैरेक्टर क्या होता है, अलील क्या होता है, समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी क्या होता है, ये टर्म किसने दिए थे, फिनोटाइप जीनोटाइप टर्म किसने दिए थे, है ना। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगला प्रश्न, यदि एक शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद रंग के पुष्प, शुद्ध का मतलब है दोनों कैरेक्टर कैपिटल से या फिर दोनों स्मॉल से, इस तरीके के अलील अगर होंगे तो उसकी बात हो रही है, और इनमें F1 संकरण में स्वनिषेचन हो तो जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा। यहां पर ऑप्शन दिए हैं, देखिए 1:1, 3:1, 1:2:1, 1:2:1, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था, एक जीन की वंशागति, मैं यहां लिखता हूं, एक जीन की वंशागति, इसका जब एक्सपेरिमेंट प्रयोग मेंडल ने किया तो इसके आधार पर एक नियम दिया गया जिसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। और प्रभाविता का नियम ये कहता है, ऐसा कैरेक्टर जो F1 पीढ़ी में अपीयर होता है उसे हम प्रभावी कहते हैं, या वो लक्षण प्रभावी होता है, और जो कैरेक्टर F1 पीढ़ी में नहीं आया वो अप्रभावी होता है।
इसी के आधार पर एक और नियम दिया गया था जिसे कहते हैं हम पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम, प्रभाविता के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, और पृथक्करण का नियम इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, है ना। तो प्रभाविता के नियम के कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद होते हैं मतलब जहां पर प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता है, ऐसी बात, ठीक है। तो प्रभाविता के नियम का अपवाद क्या है, तो आप कहोगे कि साहब एक तो है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और एक होता है कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता, ये भी है ना। तो अपूर्ण प्रभाविता का जो एग्जाम्पल है वो किस पौधे पर दिया गया था, तो अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है स्वान पुष्प की वंशागति में, है ना, डॉग फ्लावर, इस स्नैपड्रैगन एंटीराइनम में, और सह प्रभाविता पाई जाती है ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए बी ओ की वंशागति में, ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस को दर्शाता है, ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस को दर्शाता है। एक जीन की वंशागति जब देखी गई थी तो रेशियो आया था, जो जीनोटाइप रेशियो है वो आता है 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो आता है 3:1। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में जब स्वान पुष्प की वंशागति को जब देखा गया तो उसमें क्या हुआ, जीनोटाइप रेशियो आया था 1:1 और फिनोटाइप रेशियो भी आया था 1:1। इसका मतलब यहां पर हमसे जो चर्चा की जा रही है, जिस प्रश्न में जो पूछना चाह रहे हैं वो अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पूछना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि एक फूल तो आएगा लाल रंग का, 2 फूल आएंगे गुलाबी रंग के, एक फूल आएगा सफेद रंग का, ठीक है। तो इस तरीके से चर्चा हो रही है ये अपूर्ण प्रभाविता पर, ठीक है। देखिए, रेड फ्लावर लिया जिसको हमने कैपिटल आर से दर्शाया, व्हाइट फ्लावर लिया जिसको हमने स्मॉल आर से दर्शाया। इनके बीच में जब क्रॉस किया गया तो जो पौधा आया था वो इस तरीके का आया, जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैरेक्टर आए। मेंडल के अकॉर्डिंग ये जो फ्लावर था ना, ये रेड कलर का आना चाहिए, लेकिन ये किस कलर का है, आप कहोगे कि ये पिंक कलर का है। इसका मतलब जो रेड का कैरेक्टर है ना, वो व्हाइट पर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, इसीलिए हमने इसको कहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जब इसी पौधे का क्रॉस हम फिर से करा दें, इसी पौधे का क्रॉस हम सेम प्लांट से कराते हैं, तो यहां पर जो पौधे आए उन पर जो फूल लगे थे वो ऐसे थे, वो इस तरीके थे, ठीक है। तो देखिए, ये जो पहला प्लांट फ्लावर का है ना, ये तो आया था रेड, ये 2 आए थे पिंक, और ये एक आया था व्हाइट, एक आया था वो कैसा था, ये व्हाइट था, ठीक है। तो अब इसका जीनोटाइप देखिए, तो देखिए मैं इधर लिख रहा हूं जीनोटाइप रेशियो, तो देखिए 1:2:1 है कि नहीं है। कैपिटल आर का एक पौधा है, कैपिटल आर स्मॉल आर के 2 हैं, स्मॉल का 1 है, तो ये आ गया। फिनोटाइप रेशियो मतलब बाहर से देखने पर हमें कैसे दिख रहे हैं, रेड वाला कितना है, क्या आप कहोगे कि 1 है, पिंक वाले कितने हैं, तो आप कहोगे कि 2 हैं, व्हाइट वाले कितने हैं, आप कहोगे कि 1 है। तो यही तो आएगा कॉम्बिनेशन, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये यहां पर कुछ गलत प्रिंट हो गया है तो इसको अपन हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया गया था, आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है वॉटसन और पुन्नेट के द्वारा, वॉटसन और पुन्नेट के द्वारा, है ना,
डेविडसन ब्रिटेन और डेविडसन के द्वारा, स्लीडन और स्वान के द्वारा। स्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। सट्टन और बोबेरी के द्वारा, वॉटसन और पुन्नेट के द्वारा, ब्रिटेन और डेविडसन के द्वारा। 4 ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कहोगे कि सर आनुवांशिकता का जो गुणसूत्र सिद्धांत है वो सट्टन और बोबेरी ने दिया था। किसने दिया था? सट्टन और बोबेरी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, तो इस पे अपन विचार करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, पहले ऑप्शन को अपन पढ़ेंगे। और पहले ऑप्शन में दिया गया है कि मानव में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। XY सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ऑटोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, 23rd पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। नर विषम युग्मता होती है, मेल हेट्रोगैमेटली होता है। तो इधर देखिए, मनुष्य के अंदर जो मेल होगा, मेल के अंदर क्रोमोसोम का टाइप होता है XY, और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम का टाइप होता है XX। पहला स्टेटमेंट सही है। मानव में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो XY प्रकार का होता है, ये ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करें कि नर विषम युग्मजी होता है, तो आप यहां देखिए जो फीमेल है वो होमोजाइगस है, और जो मेल है वो हेट्रोजाइगस है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। ऑटोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं। देखिए, मनुष्य में 2n बराबर 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। n बराबर 23 होंगे। इनमें से अगर चर्चा की जाए 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और नर मादा है तो XX या नर है तो XY, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अर्थात 22 तो होंगे ऑटोसोम्स और 1 होगा हेट्रोसोम्स। तो यहां पर कह रहे हैं ऑटोसोम्स की संख्या 23 जोड़े होते हैं, जो कि गलत बात है। तो अब आप देखिए स्टेटमेंट इसमें से कौन सा सही है। आप कहोगे कि सर स्टेटमेंट डी सही है। फर्स्ट और थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का साथ रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आप कहोगे कि सर एक ही क्रोमोसोम पर, जैसे ये कोई क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर पास पास स्थित जीन, मैंने ऐसे यहां पर जीन मान लिए, ये इस पे जीन लगे हैं, तो ये जीन नेक्स्ट जनरेशन में भी साथ में ही चले जाते हैं। तो इनका साथ साथ रहना किसको रिप्रेजेंट करता है? आप कहोगे सर ये सहलग्नता को दर्शाता है। तो सहलग्नता या लिंकेज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लिंकेज के बारे में जानकारी देने वाले साइंटिस्ट थे, कौन थे? तो आप कहोगे कि थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। इस तरीके से आज हमने यहां पर चर्चा की है क्वेश्चन नंबर 40 तक, ठीक है। इससे आगे की श्रृंखला प्रश्नों की ये बेहतरीन श्रृंखला इसी प्रकार जारी रहेगी सफलता सीरीज में, जब तक आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती, जब तक ये सफलता सीरीज चल रही है। आगामी जो परीक्षाएं हैं वो उनका शेड्यूल जारी है, और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा भी 2026 में प्रस्तावित है, राजस्थान वाली। MP की वर्ग 1 की परीक्षा जो दिसंबर जनवरी में होने वाली थी वो अभी थोड़ी सी आगे चली गई है, लेकिन MP सेट टाइमली होगा और वो परीक्षा शायद जनवरी में है। तो सांदीपनी क्लासेस के साथ बनी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, बेल आइकन दबाते हैं, ऑल पर क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि व्यूज भी बढ़ते रहें, और लाइक शेयर करते रहें। प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।